नमस्कार दोस्तों। जब भी हम अफगानिस्तान का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है? जंग, तबाही, बंदूकें और खंडहर बन चुकी बिल्डिंग्स, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले कुछ सालों में वही अफगानिस्तान, वही तालिबान जो कभी पहाड़ों में लड़ाई लड़ते थे, आज बिना किसी बड़ी इंटरनेशनल मदद के दुनिया के सबसे मुश्किल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ये सच है। जिस सालांग टनल में सांस लेना मुश्किल था, आज वह चमचमा रही है। रेगिस्तान के बीच में एक ऐसी नहर या कनाल खोदी जा रही है जो स्पेस से भी दिखाई देती है। सवाल यह है कि आखिर यह सब हो कैसे रहा है? दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैरान हैं। इनके पास पैसा कहां से आ रहा है? इनके पास इंजीनियर कहां से आ रहे हैं? क्या चाइना इनकी मदद कर रहा है या इसके पीछे कोई और गेम है? आज के इस वीडियो में हम तालिबान के मेगा प्रोजेक्ट्स का पूरा सच जानेंगे। हम बात करेंगे उस हिडन ट्रेजर की जो इन प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है, और समझेंगे कि इंडिया के लिए इसमें क्या चिंता की बात है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रियलिटी वो नहीं है जो न्यू हेडलाइंस में दिखती है। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली में वहां बन क्या रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब इसके चारों तरफ जमीन है, समुंदर नहीं। इसलिए यहाँ रोड्स और कनेक्टिविटी किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। तालिबान ने पावर में आते ही सबसे पहला फोकस कनेक्टिविटी पर किया। उन्होंने सालांग टनल का रिकंस्ट्रक्शन किया। यह टनल 11,000 फीट की ऊंचाई पर है और नॉर्थ अफगानिस्तान को साउथ से जोड़ती है। सोवियत यूनियन के वक्त बनी यह टनल एक डेथ ट्रैप बन चुकी थी। वहां वेंटिलेशन खराब था, रोड टूटे हुए थे। लेकिन तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने अपने खुद के $100 मिलियन खर्च करके इसे वापस ऑपरेशनल और सेफ बना दिया है। सिर्फ यही नहीं, काबुल कंधार हाईवे हो या फिर हेरात की रोड्स, जहां पिछली सरकार के वक्त करप्शन की वजह से काम अटका रहता था, वहां अब दिन रात मशीन्स चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग कल तक बंदूक चलाना जानते थे, वह आज हैवी मशीनरी और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स कैसे समझ रहे हैं? यह इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल है। हु आर द इंजीनियर्स? कौन है ये इंजीनियर? इसका जवाब थोड़ा मिक्स्ड है। सबसे पहली बात, जब अमेरिका और नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान छोड़ कर गए, तो वो अपने पीछे सिर्फ हथियार नहीं छोड़ गए, बल्कि वो हैवी मशीनरी जैसे बुलडोज़र, क्रेन्स और एक्सकेवेटर्स भी छोड़ गए, जो अब तालिबान यूज़ कर रहा है। दूसरा, हमें यह समझना होगा कि अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत से लोकल अफगान्स को ट्रेन किया था। हज़ारों अफगान इंजीनियर जो भले ही देश छोड़ना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वहीं फंस गए। अब वो सर्वाइवल के लिए तालिबान के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। तालिबान ने उन्हें सिक्योरिटी और सैलरी का वादा किया है। तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर है चाइना और पाकिस्तान। चाइना के इंजीनियर डायरेक्ट साइट पर भले ही कम दिखें, लेकिन टेक्निकल कंसल्टेंसी और प्लानिंग में चाइना का बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। चाइना को पता है कि अगर अफगानिस्तान में रोड्स बनेंगी, तभी वो वहाँ के मिनरल्स को निकालकर अपने देश ले जा पाएगा। इसलिए पर्दे के पीछे से टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है। अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसने सेंट्रल एशिया में हलचल मचा दी है, दी कोश टेपा कनाल। इमेजिन कीजिए, अफगानिस्तान के नॉर्दर्न हिस्से में एक विशाल रेगिस्तान है। वहां तालिबान 285 किलोमीटर लंबी एक नहर या कनाल खोद रहा है। इसका मकसद है अमू दरिया रिवर का 20% पानी डाइवर्ट करना, ताकि साढ़े 5 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती हो सके। अगर यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो अफगानिस्तान खाने के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। उसे गेहूं के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इस इंजीनियरिंग को एक्सपर्ट्स देसी इंजीनियरिंग कह रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस दिखाती है कि तालिबान नहर के निचले हिस्से को सीमेंट से पक्का, यानी लाइनिंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि बहुत सारा पानी जमीन सोख लेगी और वेस्ट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से पड़ोसी देश उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान बहुत डर गए हैं। उनकी खेती इसी नदी पर डिपेंड करती है। लेकिन तालिबान का एटीट्यूड क्लियर है, यह हमारा पानी है और हम इसे लेकर रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें रुककर इंडियन पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान के विकास में $3 बिलियन यानी करीब 24,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए थे। हमने वहाँ सलमा डैम, जिसे फ्रेंडशिप डैम कहा जाता है, वो बनाया, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई और जरंज डेलाराम हाईवे बनाया।
आज जब हम देखते हैं कि तालिबान वहां नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहा है और चाइना वहां एंट्री ले रहा है, तो इंडिया के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक चिंता की बात है। पहला, स्ट्रेटेजिक लॉस। अगर तालिबान पूरी तरह चाइना और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आ गया और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC अफगानिस्तान तक भाग गया, तो यह इंडिया की सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। यह इंडिया को सेंट्रल एशिया से कट कर सकता है। दूसरा, द चाबहार एंगल। इंडिया ने ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप किया था ताकि हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकें। अगर अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो टेक्निकली यह चाबहार के लिए अच्छा है, लेकिन शर्त यह है कि वहां की सरकार यानी तालिबान इंडिया के खिलाफ न हो। तीसरा, सॉफ्ट पावर। आज भी आम अफगानी लोग इंडिया को पसंद करते हैं क्योंकि हमने वहां स्कूल और हॉस्पिटल बनाए, न कि सिर्फ अपने फायदे के लिए रोड्स। इंडिया अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। हम वहां गेहूं और दवाइयां भेज रहे हैं ताकि इंसानियत के नाते रिश्ता बना रहे, लेकिन हैवी इन्वेस्टमेंट अभी रुकी हुई है। अब आप सोचेंगे कि तालिबान के पास तो बैंकिंग सिस्टम भी नहीं है, सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो पैसा कहां से आ रहा है? इसका जवाब जमीन के नीचे है। अफगानिस्तान की धरती के नीचे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिनरल्स छुपे हैं। लिथियम, कॉपर यानी तांबा, गोल्ड और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। पहला, माइनिंग राइट्स। तालिबान ने चाइना की कंपनीज को माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स देना शुरू कर दिया है, जैसे मेस आयनक कॉपर माइन। चाइना वहां पैसा लगा रहा है और बदले में मिनरल्स ले जा रहा है। यह वही पैसा है जो रोड्स और कनाल्स में लग रहा है। दूसरा, टैक्स कलेक्शन। पहले की सरकार में बहुत करप्शन था। कस्टम ड्यूटी का पैसा ऑफिसर्स की जेब में जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने कस्टम्स और टैक्स कलेक्शन को बहुत सख्त कर दिया है। ट्रक से लिया जाने वाला टैक्स अब सीधा सेंट्रल ट्रेजरी में जा रहा है। तीसरा, लो कॉस्ट। तालिबान को लेबर बहुत सस्ती पड़ती है और उन्हें ज़मीन लेने के लिए यानी लैंड एक्विजिशन के लिए कोई कोर्ट केस नहीं लाना पड़ता। जो ज़मीन चाहिए वो ले लेते हैं। इससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। सिर्फ रोड्स और नहर नहीं, तालिबान का प्लान अपनी राजधानी काबुल को पूरी तरह बदलने का है। काबुल न्यू सिटी प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है जो काबुल से 1.5 गुना बड़ा होगा। इसमें हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल जोन्स और पार्क्स बनाने की बात हो रही है। सुनने में यह किसी फैंटेसी जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक है लेजिटिमेसी। तालिबान दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ लड़ना नहीं, गवर्न करना भी जानते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें एक सरकार माने, आतंकी संगठन नहीं। तो दोस्तों, क्या हमें मान लेना चाहिए कि अफगानिस्तान अगला दुबई बनने वाला है? जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत यह है कि वीडियो और फोटोज में चीज़ें जितनी स्मूथ लगती है, ग्राउंड पर उतनी नहीं है। पहला, क्वालिटी कंट्रोल। बिना प्रॉपर इंजीनियर्स और साइंटिफिक मेथड्स के बनाई गई नहर कुछ सालों में धंस भी सकती है। दूसरा, इकोनॉमिक क्राइसिस। वहां के आम नागरिक के पास खाने के पैसे नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम पर है। इन मेगा प्रोजेक्ट्स से रेवेन्यू आने में सालों लग जाएंगे। तीसरा, आइसोलेशन। जब तक तालिबान महिलाओं यानी वुमेन को काम करने और फटने की आज़ादी नहीं देता, दुनिया के बाबे इन्वेस्टर्स, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज, वहां वापस नहीं आएंगे। सिर्फ चाइना के भरोसे पूरा देश नहीं चल सकता। फाइनल वर्डिक्ट, तालिबान के यह प्रोजेक्ट्स वाकई में इम्प्रेसिव है, खासकर उनके रिसोर्सेज को देखते हुए। यह दिखाता है कि जियोग्राफी और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किसी भी देश को खड़ा कर सकता है। लेकिन इंडिया और दुनिया के लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह प्रोजेक्ट्स वाकई में अफगानिस्तान की किस्मत बदलेंगे या यह सिर्फ पावर और कंट्रोल दिखाने का एक जरिया बनकर रह जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को अफगानिस्तान में वापस अपने प्रोजेक्ट्स शुरू करने चाहिए या दूर रहना ही बेहतर है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और चैनल डीप टेक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।